बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام 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 هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيम। हाफिज़ वलीद हसन कारी और नात खां हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ खुश अलहानी में उन्होंने सूरह क़द्र की तिलावत फरमाई। बहुत शुक्रिया आपका और आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया बोले के साथ रमज़ान स्पेशल के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सोनिया सुंदस। प्रोग्राम का आगाज़ आज की अच्छी बात के साथ। हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के रोज़ादार के लिए मछलियाँ इफ्तार तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। किस कदर मुबारक महीना है कि जिसकी हर घड़ी में रब अपने बंदों को बख्श रहा है। तो कोशिश करें इस रमज़ान में अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें ताकि वो भी माह रमज़ान में रब की रज़ा हासिल कर सकें। इसी अच्छी बात के साथ नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुस्तफ़ा कत्ल केस ने फिर नया मोड़ ले लिया। मरकजी मुलजिम अरमगान का साथी शिराज मुकर गया। एतराफ़ जुर्म से इनकार, गवाह बनने पर इसरार। नई पेशरफ्त केस को किस रुख पर ले जाएगी, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। दहशतगर्दी में मुलव्वस भारत का चेहरा बेनकाब भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी पाकिस्तानी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी के 9 साल, जिससे दुनिया के सामने भारत का असल चेहरा बेनकाब और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की भारतीय सरपरस्ती आश्कार हुई। माह सियाम में महंगाई कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर कराची और होलसेलर्स एसोसिएशन मैदान में शिकायती सेल कायम। महंगाई के खिलाफ ताजिरों और इंतजामिया का इत्तेहाद कैसे काम करेगा, जानिए आज के प्रोग्राम में। और इंसानी खिदमत का मिशन सैलानी गामजन पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी के तमाम शोबों में खिदमत की आला मिसाल। सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी की कहानी सुनेंगे उन्हीं के लोगों की ज़बानी। चलिए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। और मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस, इसमें बड़ी पेशरफ सामने आई। इसके मुताबिक मुल्ज़िम शिराज ने एतराफ़ जुर्म से इनकार कर दिया है और जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के रूबरू मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल की केस की जो है वो प्रॉपर समाअत हुई, जिसमें मुल्ज़िम शिराज ने बयान दिया कि एतराफ़ी बयान के लिए इस पर दबाव डाला जा रहा है। उसे कहा गया है कि एतराफ़ करो तो कम सज़ा मिलेगी, जिसके बाद अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मुल्ज़िम शिराज की एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत मुल्ज़िम शिराज ने अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म से इनकार भी किया है। दूसरी जानिब अरमगान के पास ममनूआ असला कैसे पहुँचा, इस केस में मिलने वाले असले की तहकीकात CTD से कराने का फैसला कर लिया गया है। इस सब पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे काशान मौजूद हैं। काशान, मुझे बताएं कि अब क्या नई चीज़ सामने आई है और अब एक नया केस ये सामने आ गया है कि जो शिराज है, जिसके बयान पर यह केस इर्द गिर्द घूम रहा था, अब वो भी अपने बयान से मुकर रहा है। जी बिल्कुल, देखें इस केस की तफ्तीश जो है वो मौके की बढ़ाई जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तहकीकात की जा रही है। जबकि अरगमान के घर पर जदीद असला मिला था, उसकी तहकीकात जो है सिक्योरिटी के हवाले कर दी है। अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो इसकी तहकीकात करेगा। जबकि दूसरी जानिब इस केस का मुल्जिम जो है शिराज, उसकी सिटी कोर्ट में पेशी भी थी और जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के सामने उन्होंने एतराफ़ी बयान लिया और बताया जा रहा है कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। मुझसे कहा गया है कि एतराफ़ करोगे तो तुम्हें कम सजा मिलेगी। मुल्जिम के इस बयान पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जो है मुल्जिम शिराज की एतराफ़ी बयान की दरखास्त
मुस्तरद कर दी है, जबकि अर्गमान की जानिब से वो शिराज की जानिब से अदालत में बताया गया है मैं इस केस का गवाह हूँ और मेरे सामने अर्गमान ने मुस्तफा का कत्ल किया था, जबकि मुलजिम की जानिब से यही बताया गया मैं कुछ नहीं कर सकता। अदालत की जानिब से इतराफी बयान की दरखास्त जो तफ्तीशी अफसर की वो मुस्तरद कर दी गई है, जबकि अदालत की जानिब से इस केस का जो है तहरीरी हुक्मनामा जो है वो भी जारी कर दिया गया है। तहरीरी हुक्मनामे में बताया गया है केस के तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम शिराज के इतराफी बयान की दरखास्त जमा कराई थी, जबकि मुलजिम शिराज को अदालत में पेश किया गया था। जबकि अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि मुलजिम की हथकड़ी खुलवाकर पुलिस वालों को अदालत के चैम्बर से बाहर जाने का हुक्म दिया गया, जबकि मुलजिम को बताया गया कि वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने और इतराफी बयान देने का पाबंद नहीं है। और ऐसे ही तहरीरी हुक्मनामे के अंदर बताया गया कि मुलजिम को बताया गया जो कि तहरीर बयान दे रहा है इसके खिलाफ बतौर सबूत भी ये बयान जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, जबकि मुलजिम को ये भी बताया गया कि वो अगर एतराफी बयान देगा तो ठीक है, वरना कस्टडी तफ्तीशी अफसर के हवाले कर दी जाएगी। जबकि मुलजिम शिराज ने सवाल सुनने के बाद कहा मैं मुस्तफा कत्ल केस का वाहिद गवाह हूँ, मुलजिम अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफा का बेदर्दी से कत्ल किया है और क्या कुछ हुआ वो सब मेरे सामने किया था, जबकि मुझे इस केस में घसीटा जा रहा है कि मुलजिम अरमगान ने लोहे की रॉड से मुस्तफा को मारा और मुझे गन पॉइंट पर बलूचिस्तान ले जाया गया था। जी ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया आपका। जी अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। माह मुबारक में महंगाई की नई लहर ने मुल्क को लपेट में ले लिया। बढ़ती कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। क्या सब्जी क्या गोश्त, सभी के दाम आसमानों को छू रहे हैं। घी तेल महंगा, चीनी के भी दाम बढ़ गए और अब मुनाफाखोरों को लगाम डालने के लिए कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के साथ मिलकर शिकायती सेल कायम किया है। आवाम की गिरा फरोशों के खिलाफ कंप्लेन वहाँ पे वो की जा सकेगी। शिकायती सेल भारी जुर्माने समेत गिरफ्तारी भी कर सकेगा। इसी सारी सूरत हाल पर आज हमने मदद किया है चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन जनाब हाजी अब्दुल रईफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक हो आप सब लोगों को। और उम्मीद करते हैं कि आपके इस इक़दाम से वाकई लोगों के लिए रमज़ान जो है वो मुबारक साबित होगा। हमेशा हर साल हम बात करते हैं गिरा फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, रमज़ान में महंगाई, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इस बार क्या करने जा रहे हैं? ये सेल आपने कायम किया, कैसे काम करेगा ये? देखें, ये सेल जो कायम हुआ है इसीलिए हुआ है कि मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ यानी आप कार्रवाई ज़रूरी है। अगर ये आप कहेंगे कि 50,000 का चालान कर दिया गया, इससे मसाइल नहीं हल होते। अब वो 50,000 का चालान दूसरे दिन दुकान खुल गई, वो तो आधे घंटे में 50,000 कमा गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कमिश्नर साहब से ये कहा है कि सज़ा और जज़ा का कानून होना चाहिए। बिल्कुल, इनको सील किया जाए दुकानों को, और जितने ओवर रेट हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कि 35% रिटेल में जो फिक्स किए हैं कमिश्नर साहब ने, दालों के, चावल के, उससे भी ऊपर 35% बिक रहा है। ओह, और आप ये अंदाज़ा कर लें कि चीनी का मेरा ख्याल आपसे भी प्रोग्राम हुआ है, पहले भी हुआ है। आज 155 रुपये होलसेल है, रिटेल में 170 रुपये है। हमारे जनाब वो शुगर मिल वालों मालकान ने, पासमा ने और वफाकी वज़ीर तिजारत और पैदावार, उन्होंने एक मुआहिदा किया कि हम 130 में देंगे चीनी। आप मुझे बताएं, एक किलो चीनी लेने के लिए 200 रुपये खर्चा करके एक किलो लाइन में लगेगा? ऐसा नहीं होता। आवाम को इस तरह रमज़ान महीने में करना, यानी आप यकीन मानें कि इसकी कॉस्टिंग ही 125 रुपये की होती है, तो फिर इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया जाता? नहीं हो रहा है। यही हम वज़ीर आज़म से भी कहते हैं, वज़ीर दाखिला से भी, सबसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि रमज़ान तो कम से कम रिलीफ का महीना है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहें, देखना चाहें, तो भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि चक्की का आटा 125-30 रुपये का रिटेल में आपको बिक रहा होगा जी। 100 रुपये प्राइस फिक्स कर दी गई है। बिल्कुल। अब अमल दरामद, जाहिर सी बात है हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, यानी आप समझ लें असिस्टेंट कमिश्नर होंगे 35, तो मुख्तारगार 35, तो ये 3.5 करोड़ आबादी का शहर है कराची जी। इसमें आप नहीं पहुंच सकते। इसका मेकनिज़म एक ही होता है कि एक लाइन से शुरू हों और उसमें 10 जानों के चालान और सील हो जाएं और उनको सज़ा भी हो, तो आप इम्प्लीमेंट होता नज़र आएगा। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ आवाम से भी, आवाम लुटने को खुद तैयार है। मैं आपको अंदाज़ा आप खुद बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंटल स्टोर जाएं, कहीं रेट थैली पे नहीं लगा हुआ, बार कोड पे आप पंच हो जाता है। ये भी जाती होंगी शॉपिंग करने, ये भी जाते होंगे, हम भी जाते हैं, वाइफ जाती है, हम तो नहीं जाते। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उनका बिल जब आता है ना, तो पता चलता है 50,000 रुपये। इसमें आप 35% लगाएंगी
तो आप अंदाज़ा कर लें कितना हुआ। वैसे रऊफ साहब, जब से आपने किया है अब तक कोई आपको आवाम की तरफ से कोई शिकायत मौसूल हुई है? बहुत शिकायतें हैं, और मैं वैसे कंट्रोल रूम में सब राब्ते में रहता हूँ, और कल तकरीबन मेरा ख्याल है 20 जगहों पे चालान हुए, लेकिन मैं इस अमाउंट को मैंने कहा कि सर ये 12 लाख कोई अहमियत नहीं है, सवाल रेट कायम करें। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि वफाकी जो हमारे मेंबर हैं, सूबा असम्बली के मेंबर हैं, क्या वो उनकी खिदमत का इदारे में नहीं है वो शामिल? बिल्कुल। मेरी बात आप समझें, गरीब लोगों के लिए, मिडिल लोगों के लिए वो आवाज़ नहीं उठा सकते, जा नहीं सकते वो कि हर जगह चेकिंग करें। और मैं टाउन से भी कहता हूं कि टाउन वाले जितने भी हों, इदारे मुतहरिक होंगे और सीलें लगेंगी जब ये काम होगा, वरना ये एक नुमाइशी काम होगा। अब समोसों का आपने देखा होगा, मिठाई का, सबका रेट फिक्स हो चुका है जी। और ये A ग्रेड समोसे, B ग्रेड समोसे सबके ही आए, सबके रेट आए, सबके आए। लेकिन उन्होंने जो रोटी पे इक़दाम उठाया है, मैं आपको खुश आइन कहता हूँ कि रोटी जो 120 ग्राम की रोटी उन्होंने 15 रुपये फिक्स किए हैं। अच्छा। जो मैं आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल भी बता सकता हूँ कि 7 रुपये 33 पैसे का आटा बनता है एक पेड़े का। 1 किलो आटा होता है, उसको जब गूंथते हैं तो 1.5 किलो हो जाता है वो। जब 1.5 किलो तो 13 पेड़े हो जाएंगे जी। वो 20 रुपये से आप बेच रहे हैं तो 260 रुपये। अब अंदाज़ा कर लें कि एक तो गैस पे सब मिला दें, इनको नफ़ा भी दे दें तो 15 रुपये नफ़ है। क्यों 20 रुपये की बिक्री है, क्यों 25? बिल्कुल 20 की बकरी है, बिल्कुल। अब आटा जो बेसिक खुराक है ना जी, चीनी एक बेसिक खुराक है, हर घर में हमको चाहिए, लेकिन बेलगाम सट्टा माफिया, शुगर कार्टेल काम कर रही है और कोई क्रैकडाउन नज़र आता है कोई एजेंसीज का? अच्छा, इस सेल के बनने के बाद हाजी साहब शिकायतें आप कह रहे हैं आई है, कोई जुर्माने हुए इस तरह के? ऑल्दो कि अभी हम दूसरे ही रोज़े में आए हैं, लेकिन चांद रात से ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी। वो मैं फल की अगर बात कर लूँ तो वो छोटा जो सिंध का खरबूजा है, जो आप बदीन से आगे जाएं तो आपको 20 रुपये किलो मिलता है, 20 रुपये किलो भर के, वो यहाँ पे भी 200 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है ना? तो इस पे शिकायतें पे सब कुछ हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कोई जुर्माने वगैरह हुआ, इक्का दुक्का पे भी हुए? देखिए, जुर्माने के लिए पूरी टीम सरगर्म है। हसन नकवी साहब भी काम कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी, और एक उस्मान हिंगोरा साहब जो माविन खुसूसी वज़ीर आला के, वो भी फील्ड में उतरे हुए हैं। लेकिन मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के सब लोग आए ना, बाजार में आए ना, और आवाम को भी चाहिए कि अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये लिस्ट को ये जेब में लेकर ना घूमें, ये आवेजा करें जगहों पे। ये बहुत अच्छी आपने बात, आवेजा होनी चाहिए। और कमिश्नर साहब ने इस दफ़ा ये व्हाट्सएप पे लिस्टें नहीं दी है, ये तो मैंने आपको निकाल के दिया है। मेरे ख्याल से इसको हम एक काम कर सकते हैं मुदस्सिर, ये आप लिस्ट हमें दे दें। व्हाट वील डू कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे इसको अपने प्रोग्राम की तवस्सुत से आते ही इसको ना सिर्फ अपने फेसबुक पेज पे पब्लिश कर देते हैं, ताकि लोगों के पास एक चीज़ हो, वो जाएं और उन दुकानदारों के मुंह पे ये दिखाएं कि भाईजान ये जो आप 170-180 की बेच रहे हैं, ये चीज़ें नहीं करते। और इसके नीचे हम नंबर भी देते हैं शिकायती सेल का, नहीं देते मैं भी फ़ोन करता हूँ। देखिए, मैं आपको और बात कहूँ कि देखिए, हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए बात करते हैं ना, अपने हक के लिए क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल जी, हम ये चीज़ कमिश्नर साहब ने तय की है, मैं इसी रेट पे लूँगा। हम चुपचाप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? हम अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहे हैं। हम 3.5 करोड़ आबादी के शहर को नहीं कंट्रोल कर सकते जी, जब तक आवाम साथ नहीं थी। बिल्कुल, आवाम साथ होगी, लब्बैक कहेगी, अपने हक पे लड़ेगी, तो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी डिजिटल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, कि इनको अशात करें। और जो लिस्ट जो फराम होती थी वो ऑफिशियल लिस्ट बनाई गई है, जिस पे स्टैम्प भी लगी हुई है, कोई किस्म का वो नहीं होगा। और ज़रूरत तो ये है कि मुस्बत इक़दाम होने जा रहे हैं, लेकिन नज़र आए ना, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि आप तो ले भी आए। देखें, ये आप अंदाज़ा लगा लें, ये है, ये 10 चावल है जी, बासमती का चावल है ये। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लें इसको, ये 470 रुपये किलो रिटेल में बिक रहा है। ठीक है, ठीक है। इसके जो रिटेल प्राइस वो जो तय किए गए हैं वो 325 रुपये
कमिश्नर साहब ने तय किए हैं। बेसिक छोटे छोटे आइटम उठाता हूँ। आप ये दिखाएं, मैं आपको दूँ कि ये माश की दाल है जी, इसके रेट हैं 540। अगर कैमरा नोट करें, मैं कर देता हूँ ये 540 का ये मिल रहा है भाई। दिखा दे भाई कैमरा फ्रंट वाला। माश की दाल गवर्नमेंट प्राइस है रिटेल में 385। 385 गवर्नमेंट रेट है और 540 ये आप देख लें, तकरीबन इतना फर्क है। ओके, या चने की दाल आ गई है, मुझे चने की दाल जी। अब ये बेसिक 380 मिल रही है भाईजान, ये 380 की है। अभी आप देखें चना दाल 270 रुपए का रेट फिक्स, 110 रुपए ऊपर। ठीक है, सही। अब आप ये सब अपनी मर्जी से इन्होंने तय कर लिए रेट्स इनके, कितने हम पे कोई पूछने वाला क्यों नहीं है? लेकिन देखें पूछने वाले तो सब हैं, हम भी तो पूछे ना, आवाम भी तो पूछे कि ये रेट फिक्स हैं तो इस पे इम्प्लीमेंट आवाम नहीं कराना है ना, मैंने नहीं कराना या कमिश्नर साहब ने नहीं कराना। बिल्कुल 240 की ये देखिए मसूर दाल है, मसूर दाल 340 हो जाए। आप देख लें मसूर दाल, आप अंदाजा कर लें 250 रुपए। अच्छा, अब ये हद है, लेते जाएंगे तो आप सोचते ही जाएंगे, यानी जिसका दिल चाहे वो अपने उससे प्राइस बढ़ा ये सकता देखिए है। मूंग की दाल है, मूंग की दाल ये है जनाब आधा किलो 460, यानी कि 920 एक मिनट पर एक किलो। मिनट, वो एक किलो का ही रेट है। अच्छा, 1 किलो का ही रेट है 460। ये 460 ये गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किए हैं। ये होलसेल पे 360 है और रिटेल में 380 है। ये लम्हा है, ये आप देखते जाएंगे तो हैरान भी होते जाएंगे कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। एक आइटम और मुझे दिखाएं, काला चना 420 पर केजी, और हुकूमत ने क्या रेट लगाए हैं? ये 255 रुपए। जनाब ये कराची की हालत आपने देख ली है, और हम तो अब हाजी साहब दिखाते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं। तब तक लाहौर का ज़रा रुख करते हैं। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो कीमतें रेट फिक्स किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, वो हैं या नहीं है? अफजाल अब्बास के हमारे साथ मौजूद है। जी अफजाल बताएं, लाहौर में क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, रमज़ान शुरू होते ही अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लग जाती हैं, और जो रमज़ान बाज़ार हैं उनमें जो सब्जियों और फलों के रेट्स हैं वो सरकारी रेट्स पर दस्तयाब नहीं होते। इस वक्त एक ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या सूरत हाल है, चीज़ें मेयारी मिल रही हैं, और इसके साथ साथ जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त नहीं हो रही, क्या कहेंगे? देखें, हुकूमत कोशिश तो कर रही है लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल होती है। मतलब एक एक के पास आप जाएंगे नहीं, आप एक के पास जाते हैं, मतलब जो भी कोई ऑफिस के लोग आते हैं जाएंगे, थोड़ी देर के बाद वापस आएंगे तो फिर वो रेट अपनी मर्ज़ी से बेच रहे होंगे। तो इसके ऊपर प्रॉपर कुछ होना चाहिए कि जी इसको कैसे इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है कि सरकारी रेट के ऊपर चीज़ें आप पे मिल सकें आपको, लेकिन मुश्किल है, ये हो नहीं सकता ये मेरा नहीं। थैंक यू। बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो ख़रीदार हैं उनका ये कहना है कि जो ज़िले इंतज़ामिया है उन्हें हरकत में आना चाहिए, और हुकूमत ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए जो है। अफजाल आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, तो ये महंगाई की सूरत हाल थी, और आज इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद है। साहब थैंक यू सो मच, आप अपना सर फ़र्ज़ निभाते रहें। एक मिनट सिर्फ आप दे दें और इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ये 460 रुपये का चना, सफ़ेद चना होता है जी। इसको आप देख लें कि ये इसके रेट है 250 रुपये। ये बेसन है, एक होता है आसमान को छूना, ये आसमान से भी ऊपर जा रही है। बेसन आपको कहते हैं, बेसिक पकौड़े इस्तेमाल होते हैं। ये 250 रुपये किलो है जी, 250 रुपये 260। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, ये तो हम करते जाएंगे। फिक्रिया सिर्फ आपसे टीवी के तवज्जुह से आपसे सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आवाम जागे और अपना हक मांगे, जाएं स्टोरों पे और बताएं उनको कि ये रेट हैं तो हमें क्यों लूटा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चल तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसी तरह आवाज़ जो है वो उठाते रहें। अभी एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते हम अपने नात खां हाफिज़ वलीद से दरख्वास्त करेंगे कि वो एक नातिया कलाम जो है उसका हदिया में करते जाएँ। हाफिज़ वलीद साहब। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया,
झुकाओ नजरें, बिछाओ पलकें, अदब का मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर। ये कौन सिर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, ये कौन सिर। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। खिदमत में बोल सेगमेंट में आज हमारे साथ मौजूद हैं सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट से दो मेहमान के जो मैं अब ये बात करूं कि इंसानियत की खिदमत के मिशन पे गामज़न हैं, गौस अहमद और शाहज़ेब पराचा। और जब भी हम सैलानी का जिक्र करते हैं तो हमेशा से हमारे जहन में आती है ये चीज़ कि या तो किसी भूखे या नादार को खाना खिलाया जा रहा होगा या फिर इस तरह की दीगर कोई सर्विस होंगी, लेकिन आपको नहीं मालूम कि और दीगर शोबों में कितनी सैलानी की अब खिदमात जो हैं वो इस वक्त जारी। तो शाहज़ेब पराचा जो कि HOD हैं सैलानी बिजनेस स्कूल एंड इस्लामिक लीडरशिप से, और गौस अहमद जो कि IT प्रोग्राम से हैं सैलानी वेलफेयर से, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से और IT प्रोग्राम से अगर आगाज़ करें इस चीज़ का, तो कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। किस तरीके से माशरे में खिदमत की जा रही है, बच्चे जो हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं आपके पास, एनरोल हो रहे हैं और किस तरीके से इससे इस्तेफादा कर रहे हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। मेरा नाम गौस अहमद है और मैं लीड कर रहा हूँ सैलानी मास IT ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जितने भी अक्रॉस पाकिस्तान कोर्सेज चल रहे हैं उसको। तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट सैलानी का 2013 से शुरू हुआ है और माशाल्लाह अभी भी चल रहा है काफ़ी। आज के टाइम में कराची में अराउंड 14 कैंपसेस हैं और भी मतलब हमारा इरादा है आगे मज़ीद कैंपसेस खोलने का। तो इसमें बेसिकली हम ग्रेड 7, 8 से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी आजकल बहुत डिमांड है, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो सबसे मेन कोर्स है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके साथ डेटा साइंस, इसके साथ डेटा एनालिटिक्स वगैरह के कोर्सेज़ हैं काफ़ी सारे। फिर इसके साथ साथ हमारे पास मॉडर्न वेब एंड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स है। फिर आगे हमारे पास डेटा इंजीनियरिंग, क्योंकि आजकल डेटा इज़ न्यू गोल्ड, तो डेटा इंजीनियरिंग के हमारे कोर्सेज़ हो रहे हैं काफ़ी, उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम जो है बच्चों को मतलब ग्रेड 7 वाले बच्चों के लिए भी हमारे पास टेक्नो किड्स के नाम से प्रोग्राम है, उसमें भी बच्चों को सिखाया जा रहा है ताकि वो आगे बढ़ सकें टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सकें। तो बेसिकली ये इस प्रोग्राम का मकसद है। अच्छा, और स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप की जब बात होती है पराजा साहब, तो आज के ज़माने में जैसा डेटा इज़ गोल्ड, लीडरशिप इज़ वन ऑफ द स्किल्स कि जिसपे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, सैलानी इस चीज़ को कैसे केटर कर रहा है? सैलानी में जैसे SMIT एक डिफरेंट एरिया को IT से रिलेटेड, तो यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, बीइंग ACC मेंबर, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वालिफिकेशंस हम प्रोवाइड करते हैं उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने एक बहुत बड़ा गैप फिल करने के लिए एक न्यूली सर्टिफिकेशन हमने लॉन्च की है, वो है अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये दोनों जो आपकी लीड क्वालिफिकेशन है उनका एक गैप है, उसके गैप को फिल करने के लिए बनाया गया कि ऑन दी अदर हैंड जो अकाउंटेंट इस बात के लिए परेशान है कि IT के आने की वजह से व्हाट कैन वी डू इन फ्यूचर, तो हमने दोनों क्वालिफिकेशन का एक मर्जर किया है जिसमें हमने अकाउंटिंग एंड IT को मिक्स किया। यानी वो तमाम चीज़ें जो एक अकाउंटेंट सोचता है कि मुझे ऐसी IT में कौन सी करने की ज़रूरत है जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, और एक वो बच्चा जो कहता है कि मैं IT में क्या सीखूं, मेरा तो बैकग्राउंड ही कॉमर्स का है। इन दोनों के लिए एक पाथ है। तो ये इसके साथ साथ 2027 के अंदर सारी जो बैंक्स हैं वो कमर्शियल से इस्लामिक में, कन्वेंशनल से इस्लामिक में कन्वर्ट होंगी। तो इसके लिए हमने इस्लामिक शरिया का एक पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है, वो भी इस SBIL के अंडर हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी कोशिश ये होती है कि जो इंटरमीडिएट और ADC यानी BCom या जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनकी मेंटोरिंग
के लिए बहुत बड़ा एक गैप है, उनको कोई गाइड करने वाले, तो वी आर ऑल्सो डूइंग दिस एज वेल। वैसे तो माशाल्लाह सैलानी इतने अच्छे काम कर रहे हैं ऑलरेडी कि अगर हम शुरू करें तो शायद पूरे प्रोग्राम में ही हम आपकी बातें किए जाएं, लेकिन इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं वो जानना ज़रूर ये चाहेंगे कि आपने जिन कोर्सेज़ का जिक्र किया इसमें किस तरह से लड़के लड़कियाँ रजिस्टर हो सकते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स भी बताइएगा और इसकी कॉस्ट क्या है? जी अच्छा, मैं सबसे पहले ये बताना चलूँ कि ये जितने भी कोर्सेज सैलानी करा रहे हैं ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और अक्रॉस पाकिस्तान ये कोर्सेज हो रहे हैं। और अभी हम बहुत जल्द जिस सिटीज़ में सैलानी की अक्यूरेंस नहीं थी वहाँ पे बहुत जल्द और कैंपसेस शुरू करने वाले हैं। अच्छा, इसमें इनरोल होने का बिल्कुल एक सिंपल तरीका है, forms.seilaniwelfare.com ये लिंक है, इस पे जाके आप अपना इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं और इसमें इनरोल हो सकते हैं। और कोर्सेज हमारे पास मतलब लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड डिमांड है उस पर हम अच्छा मैं खुद भी मतलब एक पूरा मेरी टीम है, हम लोग रिसर्च वर्क करते रहते हैं कि दुनिया में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। और सैलानी का एक बहुत बड़ा विज़न है कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट को $100 बिलियन तक लेके जाना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क के उनकी सिर्फ आईटी में $200 बिलियन की एक्सपोर्ट है, बाकी डिफरेंट है अलग चीज़ों में। तो सैलानी का ये सबसे बड़ा विज़न है और इस विज़न की तरफ हम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 12 साल का बच्चा जो कि ग्रेड 7-8 का है वो भी हज़ारों डॉलर कमा रहा है। जी हाँ, जी ठीक है। तो मैंने खुद भी सैलानी से मैं भी अलुमनाई हूँ सैलानी का और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी तकरीबन 5-6 साल होगा इस फील्ड में। तो बहुत सिंपल है, आप या तो फेसबुक पेज है हमारा सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग, उस पर जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं या फिर forms.seilaniwelfare.com पे जाके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। गौस अहमद और पराचा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वक्त महदूद है वरना तो आपसे मज़ीद हम बात करते। तो चले जी, अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो क्या होगा? ब्रेक के उस पार जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर किचन होगा। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे किचन सेगमेंट में। वेलकम बैक। दुनिया बोल है में दोबारा एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। और दुनिया बोल है में जो एक किचन सेगमेंट है यानी कि बोल के जायके, तो ये सेगमेंट शुरू हो चुका है, जायके लग गए हैं, पकवान जो हैं वो पकने वाले हैं। जनाब यहाँ जो पकवान पकेंगे वो किस में पकेंगे भला? तो हमारा साथ देंगे इसमें डालडा, जहाँ डालडा वहाँ मामता। 80 साल से ज़ायद हो चुके हैं माशाल्लाह से डालडा को तमाम माओं का इंतखाबात, माओ बहनों का, बेटियों का, तमाम शेफ्स का इंतखाब डालडा, यानी कि जहाँ डालडा वहाँ मामता। और उसके साथ साथ 100 बरूसो, भाई जब डालडा ने पकवाया है पकवान जो सजाया है तो फिर 100 बरूसो जो है वो क्यों पीछे न लगे? तो 100 बरूसो के इतने सारे आइटम्स हैं जो आप मेरे पास इस वक्त देख सकते हैं, जो मेरे पास लगे हुए भी हैं। ये तो चंद ही आइटम हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये चंद आइटम्स हैं, इनकी पास रेंज है, आप जाएंगे फ्रीजर्स भरे पड़े हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैंने कल भी की थी और मैं आज भी करना चाहूँगी वो है मरहबा की तरफ से। आप लिख भेजिए, बल्कि हमें वीडियो शूट करके भेजिए अच्छी रेसिपीज़ थ्रू आउट दिस मंथ रमज़ान में। जब एंड होने लगेगा हम खुद, हमारी टीम सेलेक्ट करेगी कि जो बेस्ट रेसिपी हमारे पास आएगी उसको जाएगी ये बाइक मरहबा की। भाई उसे क्लोज करके दिखाइए, मरहबा की बाइक, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा, गुले बहार, फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों से अरकियात जो हैं वो तैयार करना है और ये बाइक उन्हीं की तरफ से दी जाएगी उस विनर को। सो हमारे पास जनाब टाइम अब कम है, हम शुरू करते हैं इफ्तार बनाना। और मैंने आपको मैंने पहले भी ये बात कही थी कल कि ये जो किचन है यहाँ बोल के जायके का जो किचन है उसमें झटपट पकवान तैयार किए जाएंगे। एट टाइम्स ऐसे होता है हमारे पास कि टाइम कम होता है, बड़ा लिमिटेड होता है। सो हम चाहते हैं कोई ऐसी रेसिपीज़ हम डिज़ाइन करें या ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जो झटपट तैयार हो जाएं। आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो है पोटैटो लजानिया। आलू किसको पसंद नहीं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सभी को आलू बहुत पसंद होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आलूओं को आज यूटिलाइज़ किया जाए। सब्रूसो और आलू का कॉम्बिनेशन बनेगा और लजानिया तैयार होगा। साथ में मैं बनाऊंगी जनाब पीनट बटर शेक, वो यहाँ पे बनेगा पीनट बटर शेक। और पीनट बटर शेक की सारी रेसिपी आपको साथ साथ बताई जाएगी। पीनट बटर शेक जो है वो हाई प्रोटीन होता है, बड़ा हेल्दी होता है। यूजुअली ये इफ्तार में अगर आपने पी लिया तो बस आप समझें कि स्ट्रेंथ आपकी कम्प्लीटली वापस आ गई है। हाई प्रोटीन है ऑब्वियसली। अच्छा जनाब, हम शुरू कर रहे हैं अब अपनी पोटैटो लजानिया की रेसिपी। तो आप देख सकते हैं ये उबले हुए आलू हैं, अगर कैमरा फोकस करें, ये उबले हुए आलू हैं। आपने इन्हें ऐसे ही गोल गोल काट के और बॉईल करके रख लेना है और हमने शुरू करना है। अच्छा, शुरू करने से पहले आपने लेनी है कोई इस किस्म की क्रॉकरी जो कि माइक्रोवेव में और आपके ओवन में चल सके, और इसी तरीके से अगर होगी तो वो आपकी डिश जो है वो बड़ी विजिबल अच्छी नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं करने वाली हूँ डालडा का इस्तेमाल, डालडा ऑलिव ऑयल। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है
मुझे ये बॉटल बहुत खुद से बड़ी पसंद है, मैं तो किचन में भी रखती हूँ क्योंकि डालडा ने इस माह रमज़ान में ज़बरदस्त पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करवाई है। ये आप देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत बॉटल है, ये आप किचन में रखेंगे तो भी आपको नज़र आती हुई भी बड़ी प्यारी लगेगी। उसके अलावा मैं ये बात भी आपको बता दूं कि ये फ्राई करने के लिए या पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, या आपको सैलेड ड्रेसिंग, जैसे मैं अभी लजानिया बना रही हूँ और मुझे यहाँ पर एक लेयर चाहिए ऑयल की, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। बाय द वे इसको आप पी भी सकते हैं अगर निहार मुँह पीना चाहें। आपको पता है ना कि जैतून का तेल जो है वो कितनी अफादियत रखता है, तो आप आराम से इसको एक चम्मच खुद भी पी सकते हैं और बच्चों को भी पिला सकते हैं, इसकी बहुत अफादियत है। अच्छा, उसके बाद हमने ऑयल को, ये देखिए, हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी आपको, आपने सिर्फ इसको ऐसे ऐसे मूव करना है और ये चारों तरफ लग जाना है। फिर ये देखिए अब ये तैयार हो गया है, ये सब जगह लग चुका है। इसको मैंने किया नीचे, उसके बाद मैंने उठाए आलू जो कि उबले हुए हैं और मैं इनकी करूँगी लेयरिंग, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आलू के ऊपर जाने वाला क्या है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि आलू के ऊपर क्या जाने वाला है। आलू के ऊपर जो लगेगी लेयर दूसरी, वो लगेगी सीख कबाब की लेयर। जी हाँ, सौबरूसों के जो सीख कबाब हैं हम उनकी लेयर लगाएंगे। वे थोड़े से आलू में इसको ज़रा सेटिंग करके बना के रख दूँ। अब इसकी हम लेयर लगाने वाले हैं। हम इसको खोलते हैं और जल्दी जल्दी इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्योंकि ऑलमोस्ट तैयार होते हैं, ये देख सकते हैं आप सौबरूसों के। ये सीख कबाब हैं, इतने मज़ेदार सीख कबाब हैं, फ्रोज़न आइटम है, आपको सिर्फ निकालना है, तलना है और यू आर गुड टू गो। ये देखिए आप, ये जितने ज़बरदस्त शक्ल से मालूम हो रहे हैं, आप यकीन कीजिए ये ज़ायके में भी उतने ही ज़बरदस्त होते हैं। आपको सिर्फ निकालना है और इस्तेमाल करना है। आगे आने वाले दिनों में इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बना सकेंगे, मैं आपको बताऊँगी। और अभी हम निकालते हैं इसको और हम इसे करेंगे हल्का फुल्का फ्राई, बिल्कुल हल्का फुल्का। और इसमें हम डालेंगे डालडा का तेल, जहाँ ये जनाब मैंने रखा डालडा, और हम इसमें हम कुछ भर के नहीं डालने वाले, ये आप देख सकते हैं, हल्का फुल्का सा इस्तेमाल होगा क्योंकि हमें इसे सिर्फ सौते टाइप करना है, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हैं, इतना तेल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं जो हूँ सारे लूँगी क्योंकि हमें लगानी है लेयर्स। ये देखिए, ये इतना आसान, बस आपने निकाला और आपने इसको फ्राई कर लिया। ये देखिए, इसको कर देते हैं कम, सारे ले लेते हैं हम इसमें। ये देखिए बिल्कुल रेडी हैं ये, आपको इन्हें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपने इन्हें फ्राई करना होता है, दैट्स इट। अच्छा, बस इसको हल्का फुल्का सा हम चलाएंगे। अच्छा, मैंने इसको बॉक्स को निकाल के ना बाहर रख दिया था, ये आप अगर फोकस करें थोड़ा सा, ये कितने खूबसूरत लगते हैं ये देखिए। और ये देखते हैं आप, कितने प्यारे गोल्डन गोल्डन से होते हैं और ये बिल्कुल कुक्ड हैं। इन्हें आपने निकाला बस और हल्का फुल्का सा किया ऐसे फ्राई, शैलो फ्राई में ये तैयार हो जाते हैं। सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, आप इन्हें अदरवाइज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इन्हें सालन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ख़ास सालन बनता है, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। हमारे पास थ्रू आउट रमज़ान बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो झटपट तैयार होने वाली हैं, वो हम आपको इसमें बताएंगे थ्रू आउट रमज़ान। हमारे साथ देंगे इसमें डालडा की नई पैकेजिंग कितनी हसीन है, ज़बरदस्त। मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ इस बार उनकी पैकेजिंग से वाकई। इसके अलावा हमारे पास जो है मरहबा, जिनकी बाइक मिलेगी आपको, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भेजें वीडियो बना कर हमें, जैसे हमें वो मौसूल होगी हम जमा करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि किसकी सबसे बेस्ट है। जिसकी सबसे बेस्ट होगी उसको जाएगी ये बाइक। ये देखिए, बस ये हल्का फुल्का सा हमने इसको फ्राई कर लिया है और ये मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। अच्छा, साथ में अपने माइक्रोवेव को, ऐसे अगर आप ओवन में, मैं तो सब शायद माइक्रोवेव का इस्तेमाल करूँगी अगर ओवन नहीं हमारा ऑन हुआ, अदरवाइज़ आप इसको बना सकते हैं और ये जल्दी झटपट बन जाती है। लेकिन इसको हमें उसमें करना होगा माइक्रोवेव में या ओवन में थोड़ी देर के लिए, ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो सके।
बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे इसको लेना है और इसको थोड़ा थोड़ा सा काटना शुरू करना है। इसके छोटे छोटे से पीसेस करने शुरू कर देने हैं। ये देखिए, जल्दी जल्दी इसके आप पीसेस करें। ये कितना, और दूसरे इसकी होगी लेयरिंग। अभी जैसे मैंने पोटैटोस डाल दिए ना उसके अंदर, उसके बाद इसकी होगी लेयरिंग। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं इस तरह से कर रही हूँ, आप चाहें तो और बारीक भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी रूल को फॉलो करें। अगर आपको लगता है मुनासिब कि आप इससे और छोटा करना चाहते हैं, आप इससे और भी छोटा कर सकते हैं, या आप पहले से ही नहीं गोल गोल छोटा छोटा काट सकते हैं और फिर इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तब तो ये 1 मिनट में हो जाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे हो गया है। अब इसको मैं डालूँगी इसके ऊपर। ये देखिए, इसमें से हाफ जो है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। बस ये आपने हाफ डाल दिए हैं इसके ऊपर। अच्छा, इसके बाद हर लेयरिंग पे हमें इसी तरह का काम करना होगा। इसके बाद ये देखिए, अजवाइन डलेगी इसके अंदर। अजवाइन जो है मैं लूँगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच। अजवाइन की बहुत खूबसूरत जो है खुशबू आती है। इसमें जनाब डलेगी अजवाइन, थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च आधा चम्मच, हस्बे ज़ायका नमक, थोड़े से इसमें लेंगे हम ऑलिव्स के साथ 2 अंडे। और इस स्क्रीन के ऊपर इस वक्त रेसिपी कार्ड आ रहा है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो चिकन का इस्तेमाल है, अगर आप चाहते हैं कीमे का इस्तेमाल करना, आप कर सकते हैं। भाई मेरा फेवरेट सोब्रूसो है, तो मैं तो सोब्रूसो के चिकन को ही इस्तेमाल। अच्छा, इसके बाद जो है वो हल्की सी लाल कुटी हुई मिर्च, अभी हमने डाला है इसके अंदर अजवाइन। अभी देखिए, हल्की सी मैं लाल कुटी मिर्च डाल रही हूँ इसके साथ, और हल्का फुल्का सा नमक, सिर्फ टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। और मेरे पास चेडर है, आपको मैंने रेसिपी कार्ड दिखाया है, उसमें मेंशन है। बस आपने इसी तरीके से उसकी लेयर लगानी है। मैं नीचे ज़रा कम डालूँगी, ऊपर वाले हिस्से में मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ। और जब इसके साथ अजवाइन की खुशबू आती है, यकीन करें इतनी खूबसूरत खुशबू आती है अजवाइन की। अच्छा, जो टोमेटोज़ और मैंने ऑलिव रखे, ये मैंने डेकोरेशन के लिए ऊपर रखे, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं होते उसका जायका, तो हम इसको ऊपर डालेंगे। इसको ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होगी भरने की। अब देखिए, वापस से पोटैटोज़ लगेंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा क्रश भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप चाहें तो ऐसे क्रश कर सकते हैं। ये देखिए, ये इतने अच्छे से बॉयल होने चाहिए कि ये झटपट टूट जाने चाहिए। ये देखिए, अब उसके ऊपर हम ये मैंने पोटैटो का बोल रख दिया सामने, और ये मैं उठा के लाती हूँ अपने पास ताकि आपको नज़र आता रहे। देखिए, ये हो गई इसी तरीके से। अच्छा, मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर भी हम हल्का हल्का सा मसाला जो है वो छिड़क दें, एक हल्का सा नमक और हल्की सी मिर्च, ताकि जो जब पोटैटोज़ मुंह में आए ना तो वो बिल्कुल बेजायका ना लगें। ये देखिए, और मुझे पर्सनली थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। जब तक थोड़ा सा मुंह में स्पाइस ना आए तो मज़ा नहीं आता। तो मुझे लगता है कि हल्का फुल्का हमें हर लेयर में देना चाहिए। उसके बाद फिर हम ये डालेंगे। ये देखिए, अब जो बचे हुए हैं, अब ये भी देखें आप कि कितनी झटपट बन गई है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। तो सोब्रूसो की वजह से हमें ये एक आसानी हासिल है कि हम इजीली चीज़ों को बना सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया। अच्छा, इसके ऊपर वापस से हम डालेंगे चीज़, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़। आप इससे ज़्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप इससे ज़्यादा चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जितनी चाहें आप डालें, कोई ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा डालना चाहें, कम डालना चाहें, लेकिन एक पैकेट ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो लज़ानिया वगैरह होता है ना, उसके अंदर जितनी अच्छी तरीके से आपने चीज़ ऐड ऑन की होती है, जितनी अच्छी चीज़ होगी उसकी उतना ही अच्छा जायका होगा। और चीज़ के भी अपने अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, और वो मार्केट में आजकल हर तरह की चीज़ जो है वो अवेलेबल। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, ये मैंने डाली
हल्का फुल्का सा नमक जस्ट टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, और साथ में वापस से अजवाइन। अजवाइन की बहुत अच्छी खुशबू होती है। अजवाइन सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है, वज़न भी कम करता है अजवाइन, अगर आपको मैं एक बात बताऊं। अच्छा, इसके बाद इसमें एक डलेगा अंडा। मैं एक अंडा डाल रही हूँ, आप चाहें तो 2 अंडे भी डाल सकते हैं। जी ओके, तो इसमें मैं ये डाल देती हूँ पहले अंडा फेंट के। अच्छा, अंडे को खाली नहीं डालना है, अंडे के अंदर थोड़ा सा जाएगा नमक, क्योंकि अंडा इसमें फ्लेवर देगा, तो अंडे को खाली नहीं छोड़ना है। अंडे के अंदर भी हम थोड़ा थोड़ा सा ये सब डालेंगे, हल्की फुल्की सी अजवाइन, वही, क्योंकि इसमें जो टेस्ट है वो है ही अजवाइन का। ये देखिए, ये हमने कर लिया। अच्छा, इस अंडे के अंदर हल्का फुल्का सा आपने करना है ऐड दूध, बस, इससे ज़्यादा नहीं। रेसिपी कार्ड इन्हें दिखा दीजिए एक मरतबा फिर हमारे व्यूअर्स को, ताकि आपको पता रहे कि हमने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। और उसके बाद अब देखिए ये जा रहा है इसके अंदर, और ये आपने नीचे तक डालना है, और आराम स्क्रीन देख सकते हैं इस वक्त आता है। और ये मैंने इसमें अंडा पूरा शामिल कर दिया है। साथ साथ सफाई करते जाते हैं हम। अच्छा, अब बस इसकी गार्निशिंग होने वाली है और फिर हम इसको ओवन में रखने वाले हैं। अच्छा, अब ये ऊपर रखेंगे इसके हम ऑलिव्स। ये देखिए, ये ऑलिव जा रहे हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको गार्निश करेंगे हम ऑलिव से और टोमेटो से। आप चाहें तो जब ये सर्व करने लगें तो इसमें आप हरा धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं लगाऊंगी कहीं कहीं पर टमाटर, ताकि जब ये हमारे पास निकल के आए तो उसकी शक्ल थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ग्रीन अच्छा लगता है वो स्क्रीन के ऊपर भी, और अदरवाइज़ खाने में भी, देखने में भी। भाई जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन करेंगे उतना जो है वो अपीलिंग होगा लोगों के लिए इसको खाना। ये देखिए, एक दो थोड़ा सा ग्रीन और लगा देते हैं इसमें, और ये जाने वाला है अंदर। अच्छा, अब इसका जो कुकिंग टाइम है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें सिर्फ वो इसमें हमने चीज़ डाली है, वो मेल्ट हो गए अच्छे से, एक मिक्स होके अंदर जोड़ दे चीज़ों को, दैट्स इट। ये 10 मिनट में हो जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5 मिनट में, अगर ओवन प्रीहीटेड है, लाइक मैंने अपना ओवन पहले से तैयार करके रखा हुआ है, तो मुझे शायद 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे नहीं। मैंने इसको किया हुआ है 200 पे, और मैं अब इसको अंदर रखने जा रही हूँ। और जब तक ये अंदर जाएगा, तैयार होगा, उतने में हम तैयार कर लेंगे अपना पीनट बटर शेक। ये देखिए, इसकी लेयर्स आपको दिखाई दे रही होंगी, आप ज़रा इसको फोकस कर लें, ये लेयर्स आपको दिख रही हैं। इसमें आप मज़ीद चीज़ ऐड कर सकते हैं, इफ्तार में खाएं, डिनर्स पे जाके आप डिनर पे भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये हर तरह से आप इसको बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। अच्छा, अब हम बनाने वाले हैं पीनट बटर शेक, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा बताऊंगी कि जहां मामता वहां डालडा। डालडा ने इस रमज़ान अपनी नई पैकेजिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, आप जाके देख सकते हैं। जब आप जाएं तो आप लोगों ने सबने ये वाला जो ऑलिव ऑयल है ना, ये ज़रूर लेना है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत हेल्दी है, इसको आप पी भी सकते हैं 1 छोटा चम्मच, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, जहाँ सर्दियाँ हैं वहाँ पर आप उसको 2 टीस्पून भी पी सकते हैं। ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और अदरवाइज़ भी आपके जोड़ों के लिए, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद सब्रूसो के सारे फ्रोज़न आइटम्स हैं। आप इफ्तार में समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ और पता नहीं क्या क्या, मतलब ओवरऑल हर तरह की रेंज है सब्रूसो के पास। और सब्रूसो जो है वो कभी भी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, अपनी पैकेजिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आपको इसके ऊपर प्रॉपर जो है एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, डेट देख के लीजिए, हर चीज़ प्रॉपरली इसके ऊपर मेंशन है कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। और वहीं पर जनाब मरहबा की बाइक हमारे पास खड़ी हुई है। मरहबा की जो अर्कियात हैं वो फलों से, फूलों से जो है वो निकले हुए अर्कियात हैं, जड़ी बूटियाँ जो हैं वो निकले हुए उनके अर्कियात हैं, और प्योर एकदम ऑर्गेनिक शरबत होते हैं। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना शेक बनाना, पीनट बटर शेक। ये बच्चों में बहुत
जो है ना वो फेमस शेक है, बड़े भी बहुत पसंद करते हैं इसको। अच्छा, मैं ले रही हूँ इसमें ये पूरा, ये करीबन ये 1 लीटर का दूध है, करीबन 1 लीटर से थोड़ा सा कम है। आप इसको 1 ग्लास भी अगर बनाएंगे तब भी ये 1.5 तक इसकी क्वांटिटी चली जाती है, क्योंकि इसके अंदर और चीज़ें शामिल होती हैं ऑब्वियसली, तो क्वांटिटी जो है इसकी बढ़ जाती है। अब ये दूध हमने यहाँ पे रख दिया है। दूध के बाद रेसिपी कार्ड अगर आप दिखा दें तो मैं साथ साथ बताती भी चली जाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा। इसके अंदर शामिल होंगे साथ में 2 अदद केले, 2 से 3 केले ले जा सकते हैं, 2 खजूरें, थोड़ी सी कॉफ़ी, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करेंगे, साथ में पीनट का जो रोस्टेड पीनट्स इस्तेमाल करने। ये प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि पीनट्स जो है ना वो रोस्टेड होने चाहिए, मतलब कि आप उसको हल्का सा नमक वाला लीजिएगा जो कि रोस्ट किया हुआ मिल जाता है आराम से मार्केट से, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और साथ में शामिल करेंगे पीनट बटर और उसके साथ शामिल करेंगे क्रीम। तो दूध मैंने निकाल लिया है इधर, और अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ पीनट बटर। ओके, चलें बस हम जल्दी से ये शेक बनाते हैं। हम डालते हैं इसके अंदर पीनट बटर 2 भर के टीस्पून, उसके साथ जाएंगी 2 से 3 खजूरें, उसके साथ जाएगी थोड़ी सी ब्राउन शुगर 2 to 3 टेबलस्पून, जितना आप चाहते हैं इस्तेमाल करना आप डाल सकते हैं। ब्राउन शुगर वैसे लाइट होती है तो आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं। ओहो, थोड़ा सा गिर गया, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ी सी कॉफ़ी करेंगे हम, ज़्यादा नहीं, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का में ये रोस्टेड पीनट्स हैं और इनका ये पाउडर हमने निकाल लिया है और थोड़ा सा क्रश किए हुए इसमें मिक्स्ड हैं। तो हल्का हल्का कभी आपको पीनट मुंह में आएगा, कभी पाउडर आएगा। पाउडर तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो रोस्टेड क्रश ऐसे मुंह में आते हैं ना पीनट्स, वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो क्रीम की जगह आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, करते हैं लोग, आप कर सकते हैं। अच्छा, ये 1 कप है मेरे पास क्रीम और मैं ये पूरी ही डाल रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर क्रीम पूरी शामिल हो गई है। अच्छा, अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने शामिल करने हैं केले, तो वो मैं यहीं पर करके डाल देती हूँ जल्दी जल्दी। केले हम इसको अगर पहले से मैं काट के रखती तो वो ख़राब हो जाते, तो हमने कहा कि केले जो है हम उसी वक्त डाल सकते हैं, तो केले उसी वक्त डालेंगे। ये देखिए, केले को हम थोड़ा बस ऐसे आपने करना है। और इस वक्त इसमें 2 से 3 केले जो हैं वो जाएंगे। मैं इस वक्त 2 डाल रही हूँ। ये ख़राब केला है, दूसरा ले लेते हैं। केलों का ये देखिएगा कि बहुत ज़्यादा वो ना हो, ख़राब जैसे हो जाते हैं, थोड़ा उसको उस हिस्से को निकाल दीजिएगा याद से, और फिर आपने डालना है। ये देखिए, ये हो गया, दैट्स इट। और फिर जो है ये सिर्फ जाएगा, बंद होगा और रेडी। आप देख सकते हैं इसका कलर भी देख लीजिए, हल्का सा वैसे ही बिल्कुल। अच्छा, वैसे तो हमारा सेगमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी दिखा दूँ। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये हो गया तैयार। अच्छा, मैं आपको अपना वो भी दिखा देती हूँ निकाल के, लजानिया, पोटैटो लजानिया। ये देखिए, हमारे पास जितना टाइम था उसमें ये इतना तैयार है। आप देख सकते हैं चीज़ इसकी मेल्ट हो चुकी है, वो अंदर जा चुकी है, जो टमाटर हैं वो भी थोड़े से गल चुके हैं, और जो एग इसमें मैंने डाला था वो भी सारा इसके साथ तैयार हो गया है। तो ये हमारा पोटैटो लजानिया भी तैयार हो गया है, और साथ में हमारा जो पीनट बटर शेक था वो भी तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। तो जनाब, आज की रेसिपी थी पोटैटो लजानिया और साथ में पीनट बटर शेक। और जाते जाते मैं फिर से एक मरतबा अनाउंस करना चाहूँगी कि आप हमें बनाकर भेजिए अपनी रेसिपीज़ की वीडियो, जिसकी सबसे ज़बरदस्त रेसिपी होगी उसे दी जाएगी मरहबा की तरफ से ये बाइक। तो देर ना कीजिए, थ्रू आउट रमज़ान जितनी ज़्यादा रेसिपीज़ आप अच्छी अच्छी बना के भेजेंगे, चांसेस आपके उतने ही ज़्यादा जीतने के हो जाएंगे। तो अब वक्त हो जाता है ब्रेक का, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। माह रमज़ान में जहाँ नेकियों की बहार आ जाती है, वहीं रब की तरफ से अपने बंदों के लिए भी ख़ास एहतमाम किया जाता है।
यानी माह रमज़ान में हर नेकी का सवाब 70 गुना या उससे भी ज़्यादा है। उलमा फरमाते हैं कि इस माह में नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते रोज़ादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं और हदीस मुबारका में है कि रमज़ान के रोज़ादार के लिए मछलियाँ इफ्तार तक दुआएं मग़फ़िरत करती रहती हैं। इस माह मुबारक की फ़जीलत के हवाले से मज़ीद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा अतहर मियाँ कादरी साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का और आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। ये हम सब जानते हैं कि क्या फ़ज़ाइल हैं इसके। एक नेकी करें 70 गुना ज़्यादा सवाब। मैं चाहूँगा माह रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि ए ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में परहेज़गारी का जज्बा पैदा हो जाए। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे रमज़ान मुबारक के अय्याम दर हकीकत एक एक्सरसाइज़ है और अतमरीनु तरकिल हलाल इला तरकिल हराम, कि माह रमज़ान मुबारक में आपके सामने अगर कई किस्म के खाने मौजूद हों तो ज़ाहिर सी बात है जब आप रोज़े से होते हैं तो आप रुक जाते हैं इनको खाने से। वजह क्या है कि आप कहेंगे कि मैं रोज़े से हूँ। हो सकता है कि आपके जहन में हो कि भाई कैमरे की आंख तो देख रही है, अगर इसे भी बंद कर दिया जाए, दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाए, खिड़की भी बंद कर दी जाए और फिर आपके सामने कोई खाना पेश कर दिया जाए तो यकीनन आप कहेंगे कि मैं रोज़े से हूँ और मैं अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मैंने ये रोज़ा रखा है। तो उलमा भी यही फरमाते हैं कि दर हकीकत जब अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हम माह मुबारक के अंदर हलाल चीज़ों को छोड़ देते हैं तो क्या ही अच्छा हो कि माह रमज़ान मुबारक की ये बरकतें हमें मिल जाएं कि हम माह रमज़ान की बरकत से हराम चीज़ों को भी छोड़ सकें। तो अगर ये मुमकिन हो सकता है तो यकीनन हम लअल्लकुम तत्तक़ून के उस ज़ुमरे में आ जाएंगे कि जो परहेज़गारी का जज्बा पैदा करेगा। मुफ्ती साहब, जैसे आपने परहेज़गारी की बात की, जहाँ आम दिनों में हम कोई नेकी करते हैं तो उसका सवाब है, तो मैं चाहूँगी अगर आप इस बात की पर रोशनी डालें कि जो चीज़ हम जब रमज़ान में कोई अच्छा काम करते हैं, कोई नेकी का काम करते हैं तो उसका कितना सवाब हो जाता है आगे जाके। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के शाबानुल मौज़म के आखिरी अय्याम में अल्लाह के रसूल ने शाह फरमाया कि वो माह मुबारका साया फ़िगन होने वाला है। और साया फ़िगन कब होता है कि जब बरसात होने से पहले काली घटाएँ आ जाएँ और पता चल जाए कि अब बारिश होने वाली है। और जब बारिश होती है तो यकीनन वो किसान जिसने अपनी फसल के लिए बीज बो कर रखा है वो इंतज़ार में होता है कि बारिश होना शुरू हो जाए। जैसे ही बारिश शुरू होती है वो उसके लिए रहमत बन जाती है। इसी तरह माह रमज़ान मुबारक उसके लिए रहमत बन गया है कि जिसने आमाल की पुख्तगी करने की कोशिश की है और जिसने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की है। और यकीनन कितना अजीम, कितनी रहमतों वाला माह रमज़ान मुबारक है कि हम नेकियां करते हैं, नफिल अगर नमाज हम अदा कर रहे हैं, अब माह रमज़ान मुबारक में नफिल पढ़ें तो फ़र्ज़ों के बराबर और फ़र्ज़ों का सवाब अल्लाह 70 गुना बढ़ा देता है। और फिर जो माह रमज़ान मुबारक में किसी रोज़ादार को इफ्तार करा दे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो ऐसा है कि जैसे उसने एक रोज़ा ख़ुद रखा है। और अगर साहबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमारे पास इतना माल नहीं कि हम पेट भर कर खिलाएँ, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तो उसके लिए अजर है जो एक खजूर खिला दे, एक गुट पानी पिला दे या एक गुट दूध पिला दे, उसको ये अजर मिलेगा। अगर कोई माह रमज़ान मुबारक में किसी अफ्तार करने वाले को पेट भर कर खाना खिलाएगा, कल बरोज़े महशर हौज़े कौसर पर वो मेरे हाथ से जाम पिएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, हम जब फ़जीलतों की बात करते हैं हम हमेशा से इसको महदूद कर देते हैं सवाब और अजर के तनाजुर में। कहा जाता है कि मोमिन की नमाज का इम्तिहान मस्जिद के बाहर और मोमिन के रोज़े का असल इम्तिहान रमज़ान के बाद शुरू होता है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि जैसे कि आपने ख़ुद फरमाया कि ये एक मश्क है, एक मोमिन के लिए मश्क है माह रमज़ान के 30 दिन अपने आप को
पहले तो इसके लिए तैयार करें, और जब इसमें दाखिल हो जाएं इस रमज़ान के महीने में, उसके बाद किस तरीके से इसको बेहतर से बेहतर अपने लिए इस्तेफादा कर सके, ताकि आने वाले दिनों में रमज़ान के बाद भी हम उसी नक्शे कदम पे चल सके जिसमें हम रमज़ान में चलते रहें। हाँ, ये यकीनन मुसलमान होने की हैसियत से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को करना है। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावे करते हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अताअत और इत्तिबा करो, फिर क्या होगा, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। तो यकीनन जो लोग अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए माह रमज़ान मुबारक के इस अजीम महीने में नेकियां करते हैं, इबादत करते हैं, उनका ये जहन बन जाता है। आप देखें बहुत सारे लोगों के अंदर तब्दीली आ जाती है, और मैं बार बार कहता हूँ इनकलाब, तब्दीली कहीं बाहर से आने वाली नहीं है, बल्कि यहाँ से आने वाली है। जब आपके दिल में तब्दीली आ जाएगी तो यकीन जानिए आपकी कैफियत भी ख़ुद तब्दील हो जाएगी। और माह रमज़ान मुबारक में अगर आपने इस तरह गुजारा जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जिस तरह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने, और जिस तरह अहले बैत अतहार ने माह रमज़ान मुबारक को गुजारा, अगर उस तरह हम गुजारना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर भी तब्दीली आएगी। अल्लामा साहब, आपने अभी तज़किरा किया, और जब तज़किरा निकल ही पड़ा है, हो सकता है थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट करें, लेकिन देखने वालों को बताइए। आपने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह रमज़ान के अय्याम गुजारे, जिस तरह उनके सहाबा ने अय्याम गुजारे, थोड़ा थोड़ा उस पर रोशनी डालते जाइए, ताकि हम उस वक्त के जो मसाइब थे और उन मसाइब में किस तरीके से साहिब दो आलम इस तरीके से अपने मामलात लेके चल रहे थे, रोज़ा अफ्तार लेके चल रहे थे, ज़रा इस हवाले से बताइए। मुझे इस बारे में एक रिवायत याद आई कि मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मन्नत मानी, और मन्नत क्या थी कि हसनैन करीमैन ठीक हो जाएं तो हम रोज़ा रखेंगे 3 दिन। और यही देखें कि घर का उसूल देखें, कि घर वालों की तरबियत देखें। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आप फरमा रही हैं कि मैं भी 3 रोज़े रखूँगी, और हसनैन करीमैन भी फरमा रहे हैं कि मैं भी 3 रोज़े रखेंगे, हम भी 3 रोज़े रखेंगे, और फिर खादिमा भी कह रही हैं कि हम भी 3 रोज़े रखेंगे, और 3 रोज़े रखे गए। अब जब पहले रोज़े की बारी आई, जब अफ्तार के वक्त आया, दस्तरखान सज दिया गया, तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। ठीक, तो मौला कायनात ने पूछा कौन? कहने वाले ने कहा कि मैं असीर हूँ, मुझे खाने को कुछ दीजिए। मौला कायनात ने अपना खाना उठाया, देने लगे, तो खातून जन्नत ने कहा कि ये नेकी का काम, और उसमें मौला अली आप अकेले अकेले, मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ। और आपने भी अपनी वो थाल उठाया और दे दिया। और फिर उसके बाद हसनैन करीमैन और यहाँ तक कि खादिमा ने भी खाना उठाया और दे दिया, और घर वालों ने रोज़ा पानी पीकर अफ्तार किया। और इसी तरह दूसरे दिन सिलसिला हुआ, और दूसरे दिन क्या सिलसिला हुआ कि जब आप दस्तरखान पर बैठे, इफ्तार का वक्त हुआ, हमारे यहाँ दरवाजे पर कोई आ जाए इफ्तार के वक्त तो हम तो इंतज़ार करवाएंगे, ठहराएंगे कि रुक जाओ, पहले हम इफ्तार कर लें, रोज़ा कर लें, फिर उसके बाद आपको। पूछा कौन? कहने वाले ने कहा मैं मुसाफिर हूँ, मुझे खाने को कुछ दीजिए। तो मौला कायनात ने घर का सारा खाना उसको नज़र कर दिया। और फिर तीसरी मरतबा जब तीसरे रोज़े की बारी आई, सब घर वाले मौजूद हैं, दस्तरखान लग चुका है, मौज़िन अज़ान देने वाला है, मगरिब का वक्त होने वाला है, दरवाज़े पे दस्तक हुई। कहने वाले ने कहा कि मैं मिस्कीन हूँ, मुझे खाने को कुछ दीजिए। ऐसा घराना है, सखावत वाला घराना है, इसकी सखावत क़यामत तक मशहूर रहेगी। तो उन्होंने क्या किया कि घर में जितना खाना मौजूद था उस साइल को दे दिया, और ख़ुद पानी पीकर रोज़ा इफ्तार कर लिया। यकीन जानिए हम और आप जैसे होते 3 दिन गंदम का दाना ना खाएं तो हमारी हाल बुरा हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, रोज़ा रूहानियत को बढ़ाता है, तक़र्रुब इल्लाह को बढ़ाता है। और फिर यही हुआ, मौला कायनात हुजूर की बारगाह में पहुँचे तो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली क्या बात है, कमज़ोर नज़र आ रहे हो? मौला कायनात ने सारा वाक़या बयान किया। अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू रवा हो गए। वहाँ से जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए, सलाम अर्ज़ किया, और क्या या रसूलल्लाह, 3 दिन जो साइल बनकर आने वाला कोई और नहीं था, मैं खुद था, और अल्लाह ने आपकी आल का इम्तिहान लिया है, और आपकी आल इस इम्तिहान में कामयाब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा थलमिया कादरी साहब, बेहद शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और बहुत ही खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई है। हम इस बात का मुसम्मम यकीन रखते हैं कि सुनने वालों ने ज़रूर इससे इस्तिफ़ादा किया होगा। जाने से पहले तारीख़ इस्लाम के बोल। आज माह रमज़ान की 2 तारीख़ हैं। तारीख़ी एतबार से आज का दिन इंतहाई अहम है।
अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के रहनुमाई के लिए जो 4 आसमानी कुतुब नाजिल फरमाई वो सब रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही नाजिल हुई। माह रमज़ान की 2 तारीख को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा पैगम्बरों में से एक थे। आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी खुदा ने नबूवत का दर्जा अता किया था। कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कह के भी मुखातिब किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो उस वक्त मिस्र पर हुक्मरान फ़िरौन यानी कि रमसस दोम के हुक्म से मिस्र में पैदा होने वाले हर बच्चे, हर लड़के को कत्ल किया जा रहा था। फ़िरौन को एक नजूमी ने यह बता छोड़ा था कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारे इक़्तिदार के ज़वाल का सबब बनेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के कुछ दिन बाद तक तो उनके वालिदैन ने किसी तरीके से उनको छुपाए रखा। बाद अज़ां उनकी वालिदा ने उन्हें संदूक में डाला और उसके बाद दरिया नील में बहा दिया। संदूक बहता हुआ शाही महल जहाँ पहुँचा, जहाँ महल की कुछ औरतों ने हज़रत मूसा को संदूक से बाहर निकाला। मुख्तसर हज़रत मूसा एक बार फिर सफ़र के दौरान जब आग लेने के लिए कोहे तूर पर जा पहुँचे, यही खुदा ने उनसे कलाम किया और उन्हें नबूवत का मुजदा सुनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से वापस फ़िरौन के पास पहुँचे और उसे खुदा पर ईमान लाने और रियाया पर जुल्म व सितम से बाज रहने का कहा, लेकिन फ़िरौन ना माना, क्योंकि फ़िरौन तो फ़िरौन है। और फिर हक़ और बातिल की जंग में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को अपना मौजज़ा दिखाया और दरियाए नील में फ़िरौन को उसके लश्कर समेत दरिया में ग़रक़ाब कर दिया। किस्सा मुख्तसर ये कि खुदा से कोई गुरूर अगर करेगा तो खुदा उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, और खुदा से अगर कोई दोस्ती करना चाहेगा तो खुदा उसे कलीमुल्लाह का लक़ब जो है वो अता फरमाएगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। बिल्कुल, अब हम कल हाजिर होंगे आपके सामने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।